Yes, good morning students. We have discussed about surface chemistry in last lecture. In last lecture we have discussed about surface chemistry. और हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था कि हमने कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, ट्यूब सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था और सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था। बेटा एक तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उनको साथ साथ कवर करते चले, नोट्स बनाते चले। जो टाइम हमारा ये जो चल रहा है बहुत ही क्रूशियल टाइम है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये समझो कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखते हुए, अपने फ्यूचर का ध्यान रखते हुए चीजों पे कंसंट्रेट करना है, पढ़ना है इनको। तो पहले हमने पढ़ा था कि ट्यूब सॉल्यूशन जिनका साइज बहुत छोटा होता है, सस्पेंशन जिनमें पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, और कोलॉइड्स जिनका साइज इन दोनों के बीच में होता है। तो सॉल्यूशंस हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं ट्यूब सॉल्यूशंस की बात करूं तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? कोलॉइड्स की। तो इस यूनिट में हम कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलॉइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आपको समझाता हूं। कि जैसे हमने सॉल्यूशन पढ़ा था बेटा, तो सॉल्यूशन किससे बनता है? दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट। एक हमने लिया था सोल्यूट और एक लिया था हमने बेटा सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट थे। अगर हम कोलॉइड्स की बात करें तो इसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की जगह कुछ और टर्म यूज करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये कोलॉइड्स के केस में करेंगे। डिस्पर्स्ड फेज related to solute and dispersion medium will work as solvent. सॉल्वेंट की जगह हम डिस्पर्सन मीडियम यूज करेंगे, सोल्यूट की जगह हम डिस्पर्स्ड फेज यूज करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सोल्यूट क्या था? जिसको हम डिजोल्व कर रहे थे। सॉल्वेंट क्या था? जिसके अंदर डिजोल्व कर रहे थे। तो जिसको हम डिजोल्व करेंगे दैट विल बी डिस्पर्स्ड फेज, और जिसके अंदर डिजोल्व करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। तो इन चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो बेटा हम पहला जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ physical state of dispersed phase and dispersion medium। मीन्स सोल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उनकी फिजिकल स्टेट, उस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले मैं जो ये पहला क्लासिफिकेशन ये बता रहा हूं कि अगर मान लो हमने क्या लिया? डिस्पर्स्ड फेज लिया, पता करेंगे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। डिस्पर्सन मीडियम लिया हमने, पता करेंगे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। फिर उसका नेम क्या होगा वो देखेंगे, और फिर उसके बाद उसके हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि मान लो हमने ये सॉलिड लिया, दूसरे केस में भी हमने ये सॉलिड लिया, तीसरे केस में भी हमने ये सॉलिड लिया, फोर्थ केस में हमने ये लिक्विड लिया, नेक्स्ट केस में भी, और नेक्स्ट केस में भी हमने क्या लिया? ये लिक्विड। सेवंथ जो केस है उसमें हमने ये गैस लिया, और एट्थ जो है उसमें हमने ये गैस लिया।
अब आप देखना डिस्पर्ड फेज हमने सॉलिड लिया है, मींस सॉल्यूट जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हमने क्या ले लिया, सॉलिड। डिस्पर्शन मीडियम को भी हमने पहले क्या लिया, सॉलिड। अलग अलग लेंगे, अब हम अलग अलग कंडीशंस देखेंगे कि अगर मान लो हमने सॉलिड को डिसॉल्व किया सॉलिड में, इसको डिसॉल्व करते हैं, इसके अंदर करते हैं, ये डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्शन मीडियम है। अब अगर हम इसको इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, मींस सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, इसको बेटा हम क्या नाम देंगे, सॉलिड सोल। इसको हम सॉलिड सोल बोलेंगे। अब सोल क्या कहते हैं, व्हाट इज सोल एक्चुअल में? एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है सोल। एक ट्रू सॉल्यूशन है, एक सस्पेंशन है, ये उनके बीच की स्थिति है। एक कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, एक कुछ हद तक डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम सोल कहते हैं। तो जो कोलॉइड्स होगा, जैसे ट्रू सॉल्यूशन है उसके लिए तो हम सॉल्यूशन वर्ड यूज करेंगे, लेकिन जब कोलॉइडल आएगा तो उस केस में हम सोल वर्ड यूज करेंगे। तो आपको देखना है सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉलिड सोल बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके हम आपको एग्जांपल देते हैं, कलर्ड ग्लासेस। आपने कई तरह के कलर्ड ग्लासेस देखे होंगे, उसके अंदर हम एक तरह का सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिसॉल्व करके और फिर उसको प्रिपेयर करते हैं, तो ये इसका एग्जांपल है। फिर अगेन सॉलिड, लेकिन सॉलिड में तो डिसॉल्व कर चुके, अब हम किस में करेंगे, लिक्विड में। सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। अब आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। अब हमने ऐसी तो कई चीजें पढ़ी है, लेकिन बेटा वो कोलॉइड नहीं बनता। जैसे हमने साल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, साल्ट सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड, लेकिन वो कोलॉइड नहीं है, वो सॉल्यूशन बन गया, ट्रू सॉल्यूशन है। तो हम क्या कहेंगे, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया, उसको बेटा हम सोल बोलेंगे। डायरेक्ट हमने उसका नाम क्या दे दिया, सोल दे दिया है। दूसरी चीज फिर हम इसका क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमने सॉलिड का सॉलिड में लिया तो कलर्ड ग्लासेस बना रहा था, अगर कुछ हम पेंट्स लें, कुछ बेटा पेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करके बनाते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, पेंट्स। थर्ड केस पे हम चलते हैं, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड हो चुका, लिक्विड हो चुका, अब हम किसकी बात करेंगे, गैस की। अब जिस केस में गैस सॉल्वेंट है, गैस डिस्पर्शन मीडियम है, उस केस में बेटा हम उसको एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, एरोसोल। याद रखने की बात है ये कि किसी भी कंडीशन में अगर हमारे पास सॉल्वेंट एयर है, गैस है, तो हम उसको क्या कह देंगे, उसको हम एरोसोल बोलेंगे। ठीक है बेटा। इसके एग्जांपल अगर हम ले कि भाई सॉलिड पार्टिकल हैं, डिसॉल्व हुए हैं गैस में, हम स्मोक ले लें, हम डस्ट ले लें, these are the examples of solid dissolved in gas, aerosol। आपके पास एयर है, आप रूम में बैठे हो, किसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल। डस्ट पार्टिकल्स एयर में होते ही हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, एरोसोल बोलेंगे, मींस solid particles dissolved in gas। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, लिक्विड। अब तक हमारा डिस्पर्ड फेज, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे थे, जो सॉल्यूट था वो सॉलिड था, अब हमने लिया लिक्विड। बारी बारी से उसी तरीके से चलेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस। डिस्पर्शन मीडियम को हम चेंज करते जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास डिस्पर्ड फेज लिक्विड है तो पहले हम डिस्पर्शन मीडियम क्या लेंगे, सॉलिड लेंगे। लिक्विड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। अब तक आप सुनते आए होंगे सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, शुगर, सॉल्ट, हमने डिसॉल्व सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते थे। अब हमारे पास एक अलग केस आया है, लिक्विड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। अगर लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व है तो उसका नाम क्या रखेंगे हम, उसको हम बोलेंगे बेटा जेल। इसके एग्जांपल है जेली, जेलीज हैं, ये किसका एग्जांपल है हमारे पास, लिक्विड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। बटर है हमारे पास, इसी का एग्जांपल है। बूट पॉलिश है हमारे पास, जो बूट पॉलिश आप देखते हो, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। तो बेटा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज मैं आपको समझा दूं कि इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं।
आपसे डायरेक्ट कह देगा दिस ऑप्शनल क्वेश्चन में, कंपटीशन में काफी बार ऐसी चीजें पूछी गई है। लिक्विड डिजॉल्व्ड इन सॉलिड नोन एज ऑप्शन ए सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल, जेल। तो आप क्या कहोगे? लिक्विड डिजॉल्व्ड इन सॉलिड इज नोन एज जेल। फिर आपसे क्वेश्चन सीबीएसई में, एसपीएससी में कई बार पूछा गया है, बूट पॉलिश इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आप क्या कहोगे? जेल मींस लिक्विड डिजॉल्व्ड इन सॉलिड। स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आप क्या कहोगे? स्मोक किसका एग्जांपल है? सॉलिड डिजॉल्व्ड इन गैस। क्या बोलोगे आप उसको? एरोसोल बोलोगे। इसके बाद बेटा फिर से चेंज कर दो, लिक्विड पहले सॉलिड में डिजोल्व किया, अब हम किस में करेंगे? लिक्विड मींस लिक्विड डिजोल्व्ड इन लिक्विड। लिक्विड किस में डिजोल्व हो रहा है? लिक्विड के अंदर हो रहा है बेटा इमल्सन बोलेंगे हम इसको। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? मिल्क। कई बार कई क्वेश्चंस मींस कई कॉम्पिटिशंस कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ। आप क्या कहोगे? इमल्सन मींस लिक्विड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, फिर से चेंज कर देंगे। पहले लिक्विड को सॉलिड में डिजोल्व किया, फिर लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व किया, अब हम लिक्विड को किस में डिजोल्व करेंगे? गैस में। लिक्विड डिजोल्व्ड इन गैस। हमने आपको बताया था कि अगर गैस सॉल्वेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। तो गैस यहां पर सॉल्वेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरोसोल बोलेंगे। अब आप देखिए लिक्विड डिजॉल्व्ड इन गैस, एग्जांपल दो। आप फोग कह सकते हो। क्या कहते हो आप? फोग। आपने देखा होगा सर्दियों में जब फोग गिरती है तो क्या है? लिक्विड है किसके अंदर? एनवायरनमेंट गैस के अंदर लिक्विड है, तो फोग। अब आप क्लाउड देखो, बादल आपने देखे होंगे, वाटर है किसके अंदर? एयर के अंदर। तो एयर के अंदर मींस गैस के अंदर क्या है? लिक्विड है बेटा। तो इसको हम क्या कर देंगे? इट इज एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल मींस लिक्विड डिजॉल्व्ड इन गैस। एग्जांपल फॉग एंड क्लाउड। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आप कहोगे एरोसोल मींस लिक्विड डिजॉल्व्ड इन गैस। इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप बात करोगे गैस किसमें? सबसे पहले सॉलिड में। अगर सॉलिड के अंदर गैस है तो आप क्या कहोगे? इसको सॉलिड फॉर्म बोलोगे, सॉलिड फॉर्म। अब इसके एग्जांपल क्या है? आप सॉलिड रबर इसका एग्जांपल ले सकते हो, सॉलिड रबर जो होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रेड इसका एक एग्जांपल है, आप ब्रेड जो डेली यूज करते हैं उसको भी हम कह सकते हैं गैस डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म की फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास आता है गैस इन लिक्विड। हम कहेंगे गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। अब तक आपने पढ़ा था लिक्विड इन गैस, पहले पढ़ा था आपने लिक्विड इन गैस, अब आ रहा है गैस इन लिक्विड। तो आप इसको बोलोगे फोम। ये एक एग्जांपल किसका है? फोम का। इसको फोम बोलते हैं बेटा। क्या? गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। आपने देखा होगा इसका एग्जांपल हम क्या कहते हैं? सोप लेदर। सोप लेदर। आपने झाग देखे होंगे बेटा, साबुन के जो झाग होते हैं वो इसका एग्जांपल है। आप शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि शेविंग क्रीम। It is an also example of gas dissolved in liquid। बेटा ये टेबल आप ये समझो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखनी है शुरू से आखिर तक। अब आप एक चीज मैं बताता हूं कि यहाँ पर थर्ड क्यों नहीं आया? हमने सॉलिड 3 बार लिए, किसमें? सॉलिड लिक्विड गैस में। लिक्विड 3 बार लिए, सॉलिड लिक्विड और गैस में। गैस हमने 2 बार लिया, गैस किसमें? सॉलिड में और गैस लिक्विड में। गैस इन गैस हमने नहीं लिया बिकॉज गैस इन गैस इज होमोजेनियस मिक्सचर। वो एक कोलॉइड नहीं है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। क्यों सॉल्यूशन कह सकते हैं? तो उसको हम कोलॉइड नहीं कहेंगे। तो गैस इन गैस का हम एग्जांपल नहीं लेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है।
और इसमें ये नहीं कि आप सॉलिड इन सॉलिड को सॉलिड सोल की फॉर्म में याद कर लोगे, आपको एग्जांपल भी याद करने पड़ेंगे। आपसे इनमें से कोई एग्जांपल पूछ लिया जाए, जैसे कहते हैं मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आप क्या कहोगे, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, लिक्विड ही डिस्पर्सन मीडियम है, इमल्सन उसको बोलेंगे। इस तरह से इस टेबल को आपको अच्छे से याद रखना है, कंपटीशन के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आपके लिए बेनिफिशियल होगा बेटा, जितनी मेहनत करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इट वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? सेकंड क्लासिफिकेशन है on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium। बेटा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में कितने इंटरेक्शन है, इंटरेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उस बेस पे हमने क्लासिफाई किया है कोलॉइड्स को। तो फर्स्ट है लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफिलिक, लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग, तो हम ये कह सकते हैं लिक्विड लविंग। इस तरीके से आपको याद रखना है इसको, लिक्विड लविंग। अब हम एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएं, लिक्विड में पार्टिकल्स को डालें, वो उसमें कंप्लीट डिसॉल्व हो जाए और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना दे। मींस कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब जो पार्टिकल्स है उनकी रेंज क्या हो, 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁻⁶ मीटर। ये मैंने आपको बताया था, ये रेंज होती है कोलॉइडल सोल पार्टिकल्स की। हम पार्टिकल्स को डिसॉल्व करें, डालें और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। मींस अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, दो सोल्स इन विच पार्टिकल्स डिसॉल्व डायरेक्टली टू गिव कोलॉइडल सोल्स। हम जैसे हमारे पास स्टार्च है, अगर हम स्टार्च को वाटर में डिसॉल्व करेंगे अच्छे से तो डायरेक्टली डिसॉल्व होके और एक सॉल्यूशन देगा जो क्या कहलाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाएगा, कोलॉइडल सोल कहलाएगा। मींस उनकी जो पार्टिकल्स की रेंज होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁹ के बीच में रहेगी कोलॉइडल सोल। तो आप क्या कहोगे, वो पार्टिकल्स जिनको हम डिसॉल्व करें लिक्विड में, डायरेक्टली डिसॉल्व होकर कोलॉइडल सोल बना दे, तो उसको हम लायोफिलिक कोलॉइड बोलते हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली डिसॉल्व होते हैं इसलिए इनको इंट्रिंसिक कोलॉइड भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक कोलॉइड्स। ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार इंट्रिंसिक के नाम से पूछ लिया जाता है। आप लायोफिलिक को अच्छे से जानते हो लेकिन आप इंट्रिंसिक को नहीं जानते, एग्जाम में इंट्रिंसिक के नाम से पूछ लिया, रह जाओगे बेटा देखते। तो आपको उस चीज को ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल स्टार्च है, जेल है, ठीक है। सेकंड इसका क्लासिफिकेशन है लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब आप देखिए, लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन्स फोबिया, हेटिंग मीन्स लिक्विड हेटिंग। लिक्विड हेटिंग का मतलब मैं समझाता हूं कि पार्टिकल्स को हम लिक्विड में डालें, डायरेक्टली डिसॉल्व ना हो, तो वो सोल कैसे बनेगा, कोलॉइड कैसे बनेगा। हमें कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, चाहे पार्टिकल्स को किसी तरीके से तोड़े, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, कुछ भी करें, सॉल्यूशन बनाएं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनेगा। कहने का मतलब जैसे हमारे पास मेटल है, कोई मेटल है, मेटल सल्फाइड है, अगर हम उनको डाल देंगे लिक्विड में डायरेक्ट, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन नहीं बनेगा, फिर हम कुछ मेथड्स लगा के सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, लायोफोबिक कोलॉइड्स कहेंगे, बिकॉज़ लिक्विड हेटिंग है, डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा है।
इसलिए क्योंकि डायरेक्ट डिजोल्व नहीं हो रहा है, इनको एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स भी बोलते हैं। तो बेटा अगर इंटरेक्शन अच्छी है तो उसको हम क्या कहेंगे, लायोफिलिक। इंटरेक्शन अच्छी नहीं है, जबरदस्ती डिजोल्व किया है, क्या कहते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स। इसके बाद बेटा आता डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो मैं यहां लिख देता हूं लायोफिलिक कोलॉइड्स, इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं लिक्विड लविंग, ताकि आपको याद रहे, लिक्विड लविंग। लायोफोबिक मीन्स लिक्विड हीटिंग, और ये इनके बीच में डिफरेंस। पहला डिफरेंस है these can easily prepared, these can easily prepared मीन्स सॉल्यूट को लिया, इसमें डाला, डिजोल्व किया, बन गया, इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं। these cannot be easily prepared, can't be easily prepared, इनको बेटा आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम आगे प्रिपरेशन पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो वहां मैं बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। काफी परेशानी आती है या आसानी से बन जाते हैं। सेकंड वन, these are stable, these are not stable। अब ये स्टेबल और अनस्टेबल की बात मैं बताता हूं कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, हमने सॉल्यूशन बना दिया और उसको रख दिया, रखने के बाद अगर वो सॉल्यूशन ही बना रहता है, मींस सॉल्यूट पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, तो वो कहेंगे स्टेबल। लेकिन अगर हमने सॉल्यूशन बनाया और पार्टिकल थोड़ी देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसको कहेंगे हम अनस्टेबल। सॉल्यूशन बना रहे स्टेबल, नहीं बना रहे अनस्टेबल, याद रखना है आप लोगों को। मैं आपके पास अब थर्ड पॉइंट पे चलता हूं, these are reversible in nature। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि हमने सॉल्यूशन बनाया, कोलॉइड सॉल्व बनाया, फिर हमने हीट करके लिक्विड को इवेपोरेट कर दिया, तो सॉल्यूट अलग हो गए, लिक्विड सॉल्वेंट अलग चला गया, हमने फिर लिक्विड डाला, फिर से सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए मैं डायग्राम से समझाता हूं। हमारे पास एक कोलॉइडल सॉल्व बन गया, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स है, हमने इसको हीट कर दिया बेटा, इसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये इवेपोरेट हो गए, यहां सॉलिड बच गया। हमने फिर से लिक्विड डाला तो वो फिर से डिसॉल्व कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल है। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मींस डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम को अलग कर सकते हैं, फिर से डिसॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, फिर डिसॉल्व कर सकते हैं, रिवर्सिबल है। जैसे आपने देखा होगा, हम देखते हैं लस्सी को काफी देर रखने के बाद अगर आप फ्रिज में रख देते हो तो उसका जो गाढ़ा मटेरियल है वो तो नीचे चला जाता है, ऊपर हल्का सा वाटर दिखाई देता है। हम उसको फिर से सेक कर देंगे, फिर से वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर। दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर। बेटा ध्यान से समझिएगा, बड़ी मुश्किल से तो सॉल्यूशन बनाया है, वो स्टेबल नहीं है, पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए, दोबारा अगर हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, इरिवर्सिबल है। इससे पहले वाला क्या था, रिवर्सिबल। लेकिन अगर लायोफोबिक लिक्विड हीटिंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये रिवर्सिबल नेचर का नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। फोर्थ पॉइंट, सरफेस टेंशन। Surface tension of colloidal salt is lower than dispersion medium. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरफेस टेंशन एक्चुअल में होता क्या है।
कि अगर मान लो हमारे पास ये कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है बेटा, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। इस पे इधर भी उतनी इंटरेक्शन है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मींस इस पे चारों तरफ बराबर का फोर्स लगा हुआ है, इस पे कोई टेंशन नहीं है। जो सरफेस पे पार्टिकल है इस पे डाउनवर्ड क्या है, फोर्स लग रहा है, इधर पार्टिकल खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ पार्टिकल नहीं है, तो इसको ऊपर कोई नहीं खींच रहा है, अपवर्ड फोर्स नहीं है इस पे केवल डाउनवर्ड फोर्स है। ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ इस पे तनाव है, खिंचाव है, तो हम कहते हैं ये सरफेस पे जो पार्टिकल है इस पे टेंशन है, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। लेकिन जब हम कोलोइडल सोल बनाते हैं तो ये सोल जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं, इनके बीच में क्या करता है, ये इंटरेक्शन करता है, और इस इंटरेक्शन की वजह से ये इसकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। तो इसका कहने का मतलब जब लिक्विड अकेला था, डिस्पर्सन मीडियम था, उस पे सरफेस टेंशन थी, लेकिन जब हमने उसको कोलोइडल सोल बना दिया तो उसकी सरफेस टेंशन बेटा क्या हो गई, कम हो गई। इसमें सरफेस टेंशन जो रहती है बेटा डिस्पर्सन मीडियम और जो कोलोइडल सोल है उसकी जो सरफेस टेंशन है लगभग क्या रहती है, सेम। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेक्शन बहुत ही कम होती है, जबरदस्ती प्रिपेयर किए हैं, लिक्विड हीटिंग है। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज विस्कोसिटी, कि कोई लिक्विड है उसकी लेयर के ऊपर लेयर में कितना उसके अंदर आप कहें कि घर्षण है, कितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। वाटर है उसमें लेयर के ऊपर लेयर की जो लेयर के ऊपर लेयर का रेजिस्टेंस है फ्लो करने को वो कम है तो विस्कोसिटी कम है उसकी। लेकिन आप शहद देखा होगा, आपने मरकरी देखा होगा, मरकरी और शहद की जो विस्कोसिटी है वो वाटर से ज्यादा होती है। मींस इफ देयर एग्जिस्ट ए ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स देन देयर विल बी ग्रेटर विस्कोसिटी। हमने बताया इसमें इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो विस्कोसिटी ऑफ कोलोइडल सोल, viscosity of colloidal soul is is greater than dispersion medium। ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम इसका फिफ्थ पॉइंट उठाएं तो इसमें विस्कोसिटी भी लगभग क्या रहेगी, सेम। किस की सेम रहेगी, जो डिस्पर्सन मीडियम है उसकी और जो कोलोइडल सोल हमने प्रिपेयर किया है उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो these are the main 5 points of differences between lyophilic and lipophic colloids। बेटा ढंग से इनको पढ़ना, याद करना है। दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिए। Now we will move towards the third classification of colloids। थर्ड क्लासिफिकेशन ये क्या है, on the basis of size of particles of dispersed phase। बेटा जी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का साइज है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कितने क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। हमने कोलोइड्स पार्टिकल की रेंज बताई थी 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁶ मीटर। अब मान लो कुछ पार्टिकल्स है, ये जो रेंज है ये है इसकी इतनी है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स है उनकी रेंज ये नहीं है, कुछ पार्टिकल्स की रेंज ये है, इतने छोटे हैं। ये बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, अगर आप गौर करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर पार्टिकल्स का साइज ये है
तो ये पार्टिकल्स इकट्ठे होके और इस रेंज का पार्टिकल अगर बना ले, इनके बीच की रेंज का पार्टिकल बना ले, तो उसको कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। जैसा कि नाम से पता चला है, मल्टी मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा एटम इकट्ठे होके और अगर कोलॉइडल रेंज का बना लेते हैं, इस रेंज का बना लेते हैं, इनके बीच की रेंज का बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक है बेटा। तो जब स्मॉलर पार्टिकल्स कंबाइंस होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं और क्या बनाते हैं, कोलॉइडल रेंज का पार्टिकल बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। इसका एग्जांपल है एसिड, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, छोटे होते हैं लेकिन कंबाइन होकर इस रेंज के बन जाते हैं, तो एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। सेकंड वन, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रो से आप समझ सकते हो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अब कोई बड़ा पार्टिकल है, सेम ऑलरेडी ऐसा ही है, केवल उसको डिसॉल्व कर दो, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड बन जाएगा। या फिर हो सकता है इससे भी बड़ा हो, तो उसके छोटे टुकड़े कर दो, इस रेंज का बन जाए, तब डिसॉल्व कर दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड। मींस या तो पार्टिकल का साइज ऑलरेडी उतना ही है, या बड़ा है, टूट के उस रेंज में आ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। हम इसके पॉलीमर्स के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं स्टार्च की बात करूं, स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है, ये बेटा क्या है, पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स का मतलब हैवी मॉलिक्यूलर मासेस है, लार्ज साइज है, जब डिसॉल्व करेंगे डिसोसिएट हो जाएंगे और इस रेंज में आ जाएंगे, इनके बीच के में क्या कह देंगे, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। ये तो नेचुरल है बेटा। अगर मैं सिंथेटिक की बात करूं, सिंथेटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, नायलॉन की अगर मैं बात करूं, दैट इज सिंथेटिक। तो आप ध्यान रखिएगा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। एक नंबर की डेफिनेशन में सीबीएसई में पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर, मल्टीमोलिक्यूलर या एसोसिएटेड, जो मैं बताऊंगा आपको। तो आपको ढंग से पढ़ना है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज एसोसिएटेड। एसोसिएटेड में हम जनरली एग्जांपल लेते हैं मिसेल का। मिसेल आपने 10th में पढ़ा होगा बेटा, मिसेल क्या होते हैं। मिसेल जब सोप को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, सोप का यूज करते हैं कपड़े धोने में, तो जो हमारे पास भाग इकट्ठे होते हैं दैट इज मिसेल, और उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। बेटा मिसेल को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स की, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम रखी तो कुछ नहीं, लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करते ही मिसेल बनेंगे, और उन मिसेल को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। यहां पर मैं एक दो टर्म बता रहा हूं, आपको याद रखनी है। क्राफ्ट टेम्परेचर। व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर? कि एक फिक्स एक टेम्परेचर होता है, उससे पहले आपके पास मिसेल बन ही नहीं सकते, तो वो टेम्परेचर जिससे अबव जाने पर मिसेल बने उसको हम क्या कहेंगे, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, टेम्परेचर अबव व्हिच मिसेल इज फॉर्म्ड। मिसेल इज formed. Temperature above which micelle is formed is known as Kraft temperature. आपको एक टर्म और मिलेगी, CMC। एक नंबर में क्वेश्चन बीच में कई बार पूछे गए हैं। CMC का मतलब होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है इसकी। तो क्या होता है, कंसंट्रेशन अबव व्हिच मिसेल इज फॉर्म्ड। concentration above which micelle is formed is known as CMC, critical micelle concentration। एक कंसंट्रेशन का होना जरूरी है पार्टिकल्स की, वो कंसंट्रेशन होगी तब मिसेल बनेगी। जैसे सोप, लेदर सोप की बात करूं, 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल्स पर लीटर, ये कंसंट्रेशन का होना जरूरी है। और सोप के जो लेदर होते हैं कम से कम उसमें 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट
होते हैं। तो these are the point which we have discussed today. We will discuss more important topics in next lecture. तब तक शुभ डे, शुभ। आप लोगों को बहुत अच्छे से बेटा इन चीजों को पढ़ना है, याद रखना है। जय हिंद, जय भारत।